नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एनसीईआरटी का महासंग्राम है और इस महासंग्राम में कक्षा 8 का अंतिम चैप्टर, कक्षा 8 में भी 2 हिस्ट्री के बुक पढ़ना है। उसमें पहला पार्ट्स का अंतिम 6 नंबर चैप्टर जो है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर कक्षा 8 का जो है दूसरे पार्ट की बुक जो है उसको भी हम इसके बाद देखेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब 1-2 दिन जो गैप हो जाता है थोड़ा सा ताकत नहीं मिल पाती, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ाना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। और रिस्क इस बात पे होता है कि पढ़ाना आसान है, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ में आपको समझाना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में 1 घंटे की पूरी लेक्चर होती है जिसमें हर छोटी छोटी बातों की आपके सामने चर्चा करके रखना होता है। तो समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी रिस्क है। जो भी आप यूट्यूब पे देखते हैं, जिसको भी, चाहे मुझे ही क्यों ना देखते हैं, सब लोग यही कहते हैं एनसीईआरटी पहले पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। कोई पढ़ा के तो देखो एनसीईआरटी, फिर तो समझ में आएगी। क्योंकि एनसीईआरटी स्टूडेंट अपने से पढ़ के समझ ले, यह संभव नहीं है। एक तो पहले बोरिंग, दूसरा इतना कौन दिमाग लगाए, तीसरा इतनी सारे एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पढ़ना। तो इन सारी प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं वो जो है उसकी जो कमी है बस उसी में उलझ के रह जाता है, लेकिन उसकी अच्छाई जो है वो कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ सिंपल 1 लाइन का आंसर बताता है, सारे लोग ये बेसिक क्लियर करेगा। लेकिन बेसिक ही नहीं, आपको ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर करेगा। और मैं ये प्रूफ दूंगा आपको, बस थोड़ा देर और इंतजार कीजिए, ताकि जब मैं कुछ पढ़ा दूं उसके बाद बताऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में इसमें प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है और इंटरव्यू भी है। बस लोग बताना आपको नहीं चाहते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले है इसके जो अभ्यास प्रश्न है उसको देख लेते हैं। इससे ये होता है कि हमें समझ में आता है कि कौन से पार्ट को पढ़ना, कहां हमारा क्वेश्चन छुपा हुआ है, और बड़ा ध्यान से आप इसको पढ़ते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। किसको? तो यूरोप में किस तरीके के कपड़ों की भारी मांग थी, इसको आपको याद रखना है। जामदानी क्या है, इसको याद रखना। थोड़ा 50 शब्दों में लिख के जरा मुझे दिखाइए तो। बंडाना क्या है, इसको भी 50 शब्दों में लिख के दिखाइए तो। और अगरिया कौन होते हैं, इसको लिखना भी है 50 शब्दों में। बस सिंपल इसमें लिख के मुझे दिखा दीजिए। नेक्स्ट आते हैं, रिक्त स्थानों को भरो। 5वां नंबर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है देख लीजिए, यहां भरना है। दूसरा, टीपू के तलवार यहां पे भरना है। भारत के कपड़ों का निर्यात यहां पे भरना है। आप अपने तरीके से भर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आंसर नहीं मिल पाता तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद काम कर लीजिए। चलिए आइए विचार करते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, विभिन्न कपड़ों के नाम से उनके इतिहास के बारे में क्या पता चलता है, इसको जो है 50 शब्दों में लिखना होगा। दोस्तों एक बात बता देता हूं आपको, अगर इस लेक्चर को अच्छे से सुनते नहीं है शुरू से लेके अंत तक, इसको बीच में छोड़ना नहीं है, अगर इसको शुरू से लेके अंत तक समझते नहीं है, तब तक लिखने का कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। आप लिख के पीडीएफ मुझे सेंड कर दीजिए, मैं चेक करके दे दूं, उससे सेटिस्फेक्शन होगा। सक्सेस नहीं हो पाइएगा, कर भी है लेकिन दिल की बात है। अगर सक्सेस होना है तो लिखने से पहले यह दिमाग को फिट कर दीजिए कि हमने वीडियो शुरू से अंत तक देखा है, हमने वीडियो की हर एक बात को समझा है, उसके बाद जाके मैंने लिखा है, तब यह सार्थक है। अदरवाइज आपका भी टाइम पास है, फिर यहां टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं बनता, फिर तो कहीं और जाके टाइम पास कर लीजिए। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़ों का विरोध क्यों किया था, इसको जो है आपको 100 शब्दों में लिख के मुझे दिखाना होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर किस तरीके का प्रभाव पड़े थे, इसको 50 शब्दों में आपको लिख के बताना होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग पतन क्यों हुआ, इसको 100 शब्दों में लिखना होगा। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय वस्त्रों उद्योग को अपनी शुरुआती सालों में किन समस्याओं से जूझना पड़ा था, इसको 100 शब्दों में लिखना होगा। और 11 नंबर क्वेश्चन, पहले महायुद्ध के दौरान अपने स्टील उत्पादक बढ़ाने में टिस्को को किस बात से मदद मिली थी, इसको आपको सिर्फ 50 शब्दों में लिख के सेंड कर देना है। बस यहीं तक आपको करके मुझे देना होगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं।
आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री के मालिक। इनके बारे में पूरी की पूरी कहानी आज चलने वाली। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा कि मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट ऑटोमेटिक आपके मोबाइल स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहेगा। तो चलिए आते हैं आज के वीडियो में। ये जो आप देख रहे हैं ये 17वीं शताब्दी के सूरत, ध्यान रखिएगा 17वीं शताब्दी के सूरत बंदरगाह। 17वीं शताब्दी का मतलब 1600 से लेके 1699 तक का जो टाइमिंग है। बोला जाता है 100 साल पहले, लिखा जाता है 100 साल बाद। याद रखिएगा, जैसे 21वीं सदी बोलते हैं तो लिखते क्या है 2000 लिखते हैं, 2020 में आ रहे हैं, तो वो चीज़ को ध्यान रखिएगा। यानी उस टाइम का ये फिगर है, आप एक बार थोड़ा सा नज़र देख लीजिए। चलिए आते हैं इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ, अब आपको, क्योंकि इससे ज्यादा जो है फिर स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा। चलिए इतना हम आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। इस अध्याय में हम कपड़ा, लोहा और इस्पात उद्योग, ध्यान रखिएगा कपड़ा, लोहा और इस्पात उद्योग के इन दो उद्योगों की विशेष अध्ययन करेंगे। लोहा और इस्पात, कपड़ा का उद्योग का, लोहा और इस्पात दोनों का विशेष अध्ययन इस अध्याय में हम करेंगे। और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगर और उद्योग की दशा क्या थी, किसके टाइम में, तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत में, उसके बारे में जानेंगे। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे, इसके बारे में भी समझेंगे कैसे। सूती कपड़ों के मशीनरी उत्पादन से ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था, इसको भी समझेंगे। और 1850 के दशक में से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। कहने का मतलब इस अध्याय में जो हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कि कपड़ा उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है भारतीय कारीगरों को उद्योग की दशा क्या थी उस टाइम में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। साथ साथ में आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों उद्योग जो है बहुत महत्वपूर्ण थे, कैसे, इसको जानेंगे। तथा सूती कपड़ों के मशीनी उत्पादक ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था, इसको समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। और ब्रिटेन का लोहा इस्पात उद्योग पर अपना शुरू होता है और दुनिया का कारखाना कहलाने लग जाता है ब्रिटेन। अब आती है, यहां से कहानी शुरू होगी। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण से गहरा संबंध था। अब यहां पे एक चीज बता दूं कि उपनिवेशीकरण क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वर्ड जो है बराबर आएगा और बराबर तो हम समझाने। उपनिवेशीकरण क्या होता है, जैसे आपका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पर पूरे तरीके से जो बाहरी लोग आते हैं उनका कब्जा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जो है आपका उपनिवेश कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यह हुआ उपनिवेशवाद या उपनिवेशीकरण। मतलब क्या, पूरे तरीके से आपका जो है उपनिवेश करना शुरू कर दिए। क्लियर हो गया। अब यहां के बाद आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जा हुए, किस तरह व्यापार का ढांचा बदला गया। 18वीं सदी के आखिरी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप ले जाकर बेच देती थी। इस क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा जो है होना शुरू हो गया था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपना उद्योग उत्पादन का विशाल बाजार के रूप में देखना शुरू कर दिए। इसी तरीके से ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा और इससे भारतीय शिल्पों और उद्योग पर किस तरह के असर पड़े, प्रस्तुत अध्याय में हम इसी पर सवाल पर चर्चा करें। कहने का मतलब सबसे स्टार्टिंग में जो है ब्रिटिश कहां पे आते हैं, भारत में आते हैं। उनका सीधा मकसद ये होता है व्यापार वाणिज्य करना। सबसे पहले खोज करो, सबसे पहला अगर लाइन देखिए तो खोज करो कि कौन कौन सा देश जो है समुद्र के उस पार है, खोज करना शुरू हुए। उसके बाद धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य का दिमाग लगाना शुरू किए, इनसे मुनाफा शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मोनोपोली इनका बढ़ते गया और फिर यहीं पे फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया। फैक्ट्री लगा के इनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, इनको लगा कि इस पे शासन किया जा सकता है इस देश पे, क्योंकि सब में एकता खत्म है, राष्ट्रवाद की भावना इसके अंदर नहीं है, तो आसानी से बच्चों की तरह जो है इस पे जो है एक छत्र राज किया जा सकता और इसका उपनिवेश किया जा सकता, और किए भी आसानी से, किए बच्चों की तरह ही किए। उसके बाद जो इनको मुनाफा होना शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ये क्या हुए, अपने हिंदुस्तान को जो है एक उपनिवेश बना दिए। अब
यहां के बाद आगे ये सब चर्चा हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। भारतीय कपड़ा और विश्व बाजार, इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या है। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर एक नजर को डाल देते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750, ध्यान रखिएगा 1750, जब बंगाल पर विजय अंग्रेज का नहीं हुआ था उससे पहले 1750, ये विजय कब हुआ था बंगाल पे, ये तो आपको समझ में आ रहा, पलासी के युद्ध के बाद। क्लियर हो रहा है ना। और पूरे हिंदुस्तान पे अगर पूछा जाए तब क्या बताइएगा, तो बक्सर के युद्ध के बाद। क्लियर, दोनों चीजें एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना है। जितनी बातें बोल रहा हूं उतनी बातें को अपने अंदर भी घुमा कर रखना है। क्लियर। अब आसपास भारत में, पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों को जो है, औरों से कोशे आगे थे। जितनी भी दुनिया में थी कंपनी, उन सब से हम लोग बहुत आगे थे। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, चाहे जावा हो, सुमात्रा हो, पेनांग हो, तथा पश्चिम और मध्य एशिया, इन कपड़ों का भारी व्यापार था। इतना हम प्रसिद्ध थे, इतनी बारीकी से हम चीजों को बना रहे थे कपड़ों को, कि पूरी दुनिया में हम अपना एक छाप छोड़ रहे थे। एक विश्वसनीय था, मशहूर थे कि अगर लेना है कपड़ा तो भारतीय बाजार से ही लिया जाए। लेकिन 16वीं शताब्दी से यूरोप के व्यापारी कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़ा खरीदने लग गई, और इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों का हुनर को यदि अंग्रेज अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनका अर्थ जानना बड़ा ही मजेदार होने वाला। उसके बाद क्या ऐसी कारण हुई कि अंग्रेज के यहां आना और धीरे धीरे जिस तरीके से कपड़े उद्योग का फलता फूलता व्यापार था, भारतीय बुनकरों का हुनर को अगर देखने की कोशिश करें तो धीरे धीरे इनकी समाप्ति होना शुरू हुआ, और अन्य भाषा में बहुत सारे शब्द हैं जो आज भी जिंदा हैं। आइए थोड़ा सा इतिहास के उन शब्दों को देखने की कोशिश करते हैं। क्या था? शब्दों में इतिहास छिपा हुआ है, शब्दों में ही इतिहास छुपा हुआ। बस उस शब्द को आपको पकड़ना है। कब? जब आप अच्छे तरीके से समझिएगा तब। यूरोप के व्यापारियों ने क्या किया, भारत से आया बारीकी सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर, ध्यान रखिएगा, इराक का एक शहर था जिसका नाम था मोसुल शहर में, अरब व्यापारियों के पास देखा था। सबसे पहला बार जो देखा था यूरोप के व्यापारी ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ों को, जो सबसे पहले देखा था वो इराक के मोसुल शहर में देखा था। इसी आधार पर वे बारीकी जो बुनाई वाले सभी कपड़े की मसलिन, यानी कि मलमल जिसको आप कहते हैं, जिसको कहता था मसलिन, कहने लगे। जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे याद है, और सबसे बाद में भी पुर्तगाली गए थे, दोनों चीज याद रखिएगा प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत आए थे तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत के केरल तट, ध्यान रखिएगा केरल तट के कालीकट पर डेरा डाला था। और कौन? तो वास्को डिगामा, याद आ रहा होगा 1498 में। क्लियर है? वहां से वे मसालों के साथ साथ जो है सूती कपड़े भी लेते गए। यहां से क्या किया, मसाले का व्यापार करने का मुख्य उद्देश्य था, लेकिन धीरे धीरे कपड़ों को भी लेना शुरू कर दिया। और आज भी जो है मलमल का कपड़ा जो होता है बहुत शानदार होता है, कोई भी पहन ले तो उसकी जो है खूबसूरती में चार चांद लगा देता। हाँ, मेहनत भी है कि अगर एक दिन पहन लिए तो दूसरे दिन बिना साफ और बिना आयरन के आप पहन नहीं सकते हैं। ये चीज है इसमें, कीमती भी होता है, तो फिर अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। कालीकट से निकले शब्द को जो है केलिको, ध्यान रखिएगा केलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़ों को केलिको ही कहा जाने लग गया था। उसके बाद जो है बाद में जितने भी सूती कपड़े थे उनको केलिको कहा जाता। अगर आपसे पूछ देगा कि सूती कपड़ों को उस टाइम में स्टार्टिंग में क्या कहा जाता था जब अंग्रेज भारत में व्यापार करना है, तो अगर आपको पता होगा कि मलमल को क्या कहा जाता था तो केलिको बोल दीजिएगा। नहीं पता है तो फिर आपको बस देखना है तमाशा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिम बाजार के भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं। 1730 में, याद रखिएगा 1730 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपनी नुमाइंदों के पास में भेजा था। वही के मुताबिक उसी साल कपड़ों के 5,89,000 जो है थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इस बही के पन्ने को पलटते तो आपको पता चलता कि इसमें सूती और रेशमी कपड़ों के 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स, ध्यान रखिएगा पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज जो है चौड़ा होता था। ध्यान रखिएगा 20:1, यानी 20 गज जो है लंबा और 1 गज जो है चौड़ा होता था। क्लियर? चलिए आते हैं आगे। ये जो है गौर से देख लीजिए, यही है बही खाता।
आप देखना चाहें तो देख लीजिए एक बार। चलिए आइए अब यहां से स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा, अब यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ा पहुंच चुका है। अब यहां की कहानी 18वीं सदी की शुरुआत, यानी 18वीं सदी का शुरुआत का मतलब 1700 से स्टार्ट हो चुकी है कहानी। एकदम ध्यान से सुनना। आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता जो है भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे। इस दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंद लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी जो है केलोको अधिनियम कहा जाता है। कहने का मतलब 18वीं सदी की शुरुआत आते आते क्या होता है, भारतीय कपड़े की लोकप्रियता जो है, लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता जो है इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता जो है वो सारे के सारे विरोध करना शुरू करते हैं। किसको? तो भारतीय कपड़े की लोकप्रियता को। इसके दबाव में 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के छापेदार सूती कपड़े छीट जिसको कहते थे इस्तेमाल पर पाबंद लगा दिया और एक कानून पारित किया, जो उस कानून को जो है केलिको, ध्यान रखिएगा, केलिको अधिनियम कहा गया। अब आगे बस समझते जाना है इसको। उसी समय इंग्लैंड में नए नए कपड़े कारखाना खुले, जो भी है उसी टाइम में इंग्लैंड में नए नए कपड़ों का कारखाना खुलना शुरू हो गया। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़े के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरा इंग्लैंड केवल उन्हीं के कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार सबसे पहले केलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। फिर सफेद मलमल या बिना माड़ वाले, माड़ मतलब समझते हैं ना, माड़ का मतलब होता है जो चावल जब आप पकाते हैं तो उसमें जो पानी छोड़ दिया जाता है उसी को कहते हैं माड़। कोरे भारतीय कपड़ों पर जो है इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। कहने का मतलब उसके बाद स्थिति खराब हो गई। जो भी इंग्लैंड में कारखाना थे उन सारी की स्थिति चौपट होना शुरू हो गई। वो चाहते थे कि पूरी तरीके से भारतीय कपड़ों पे पाबंद लगना शुरू हो जाए। लेकिन जो इंग्लैंड में अमीर वर्ग थे, अंग्रेज जो थे, जो लोग व्यापार कर रहे थे, वो ऐसा नहीं होना देना चाह रहे थे। इसके लिए जो है सरकार सबसे पहले केलोकी छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित करना शुरू कर दिया कि इसको जो सरकारी संरक्षण दिया जाए केलोकी छपाई को। और सफेद मलमल कहें या बिना माड़ वाले भारतीय कपड़े पर जो है इंग्लैंड का भारतीय डिजाइन छापे जाना शुरू हो गया। अब आगे भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी शुरुआत की जरूरत दिखाई लगने लगे। अब भारतीय कपड़ों का इस तरीके से होड़ हो गया, इस तरीके से डंका बजने लग गया कि इंग्लैंड में जो है तकनीक सुधार की जरूरत अब सामने आना शुरू हो गई। 1764 में जॉन के स्पिनिंग जेन का आविष्कार किया। जॉन के ने क्या किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत जो है तकलियों का उत्पादन काफी बढ़ गया। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार कर दिया। ध्यान रखिएगा, फिर वास्प इंजन शुरू हो गया जिसने सूती कपड़ों की बुनाई की क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जाना शुरू हो जाता है। आविष्कार शुरू हुआ और जो वस्तु है उसकी कीमत घटना शुरू हो जाती है। इसके बावजूद दुनिया के बाजार पर भारतीय कपड़ों का दबदबा जो है 18वीं सदी के आखिरी तक बना होता है, यानी 1799 आखिरी सदी तक जो है बना हुआ होता है। अब डच हो, फ्रेंच हो, ब्रिटिश हो या फिर अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनी ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया था। चाहे डच, फ्रेंच, ब्रिटिश हो, ये क्या किए थे? यूरोपीय कंपनियां जो थी इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया और इस कंपनियां ने भारत आकर जो है चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। चांदी देते थे, उसके बदले में सूती रेशमी कपड़े खरीदते थे। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज खरीदने के लिए चांदी मांगने की जरूरत नहीं रही। उसके बाद जैसे ही इनके हाथ में बंगाल आ गया, सत्ता में आ गया, उसके बाद फिर इन्हें लौट के चांदी देने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसान और जमींदारों के राजस्व इकट्ठा करके उसी के पैसे से कपड़ा खरीदने लगे। उसके बाद में जो है धीरे धीरे किसान
मजदूर, जमींदार के राजस्व इकट्ठा किए हुए पैसे से उन्हीं के कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया, उन्हीं के पैसा से, यानी हमारे ही पैसा से हमारी सामान खरीदना शुरू कर दिए थे। अब देखिए कहां कहां जो है 18वीं सदी के आखिरी तक बुनाई का प्रमुख केंद्र था। ये देखिए केंद्र। अब देखिए, अगर आप ध्यान से रखिएगा, अगर आप बिहार में हैं यानी बीपीएससी देने वाले हैं तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पीसीएस देने वाले हैं तो इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा। अगर आप राजस्थान पीसीएस देने वाले हैं तो आपको इस वाले पॉइंट पे याद रखना होगा। और थोड़ा सा ये वाला पॉइंट यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होता, आगरा वाला पार्ट को ध्यान रखना होगा। बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलिए आते हैं आगे। बुनकर कौन थे, इसको पहले समझते हैं कि बुनकर हैं कौन, इसको पकड़ते हैं। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, ध्यान रखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट है, बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या कहें तो मोमिन, और दक्षिण भारत के साले या कहें तो केल्लोर तथा देवांग समुदाय जो है बुनकर के लिए प्रसिद्ध थे। यही तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में बुनकर को क्या कहा जाता है, उसके समुदाय को, और बार बार आपका गलत हो जाता है और बड़ी बड़ी मोटी मोटी ग्रंथ देखते हैं उसमें आंसर ही नहीं आपको मिलता है। अब इसको समझिए, अच्छे तरीके से आपको समझाता है। बुनकर आमतौर पर जो है बुनाई का काम करते थे। आज भी आपका देखते होंगे बुनकर, आपका अगर जो मान लीजिए कोई तोशक हो, कोई तकिए हो, तो उसको क्या करते हैं, उनको बुनता है, उनकी जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता है। आप देखिएगा जो बिजनेसमैन होता है उसके परदादा जी ये किए, फिर दादाजी ये किए, उसके पापा ये किया, अब औलाद भी वही करता। तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी को होता कि वो अपने हुनर को वही दर से बढ़ाते जाते थे। अगर बंगाल में देखा जाए तो बुनकर के समुदाय को कहा जाता था तांती, ध्यान रखिएगा तांती, और उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो कहा जाता था जुलाहे या फिर मोमिनी, दोनों इक्वल है, जुलाहे मोमिनी। दक्षिणी भारत में कहा जाए तो साले और केल्लोर, और अगर तथा जो है देवांग, ये जो है दक्षिण भारत में कहा जाता था। इन समुदाय के बुनकरों के लिए प्रसिद्ध था। सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण होता था कि सूत को क्या करना है, काटना है। उसके साथ साथ में यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था कि आपको सूत जो है महिलाओं का रहता था कि आपको काटना है। चरखा और तकली घर घर पाए जाते थे। चरखा जो होता था और तकली दोनों घर घर में मिलता था। धागे की चरखे पर काठ तथा तकली की लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। उसके बाद बुनकर का काम आता था यही धागे से, जब कताई पूरी कर लेती थी महिला तो इसी धागे से कपड़ा बुनना शुरू हो जाता था। ज्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष करते थे। बुनाई का काम कौन करते थे, पुरुष, और काटने का काम कौन करते थे, तो महिला। ध्यान रखिएगा। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगेज इस धागे को रंग देते थे। जो रंगेज होते थे वो इस धागे को क्या करते थे, रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकर को जो है चिप्पीगर, ध्यान रखिएगा, चिप्पीगर नामक माहिर कारीगर की जरूरत होती थी। यानी छपाईदार, उस पर छपाई करना जो है वो चिप्पीगर नामक जो है माहिर कारीगर की जरूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे और हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसाय से लाखों भारतीयों के रोजी रोटी जो है इससे चलती थी। अब नेक्स्ट आते हैं भारतीय कपड़ों का पतन। अब भारतीय कपड़ों का पतन कैसे होता है, यहां तक तो डेवलप की कहानी सुना दिए कि किस तरीके से बुनकर जो है अपने समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी अपना इसको बनाना शुरू करते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया कि कताई का जो काम होता था वो महिलाओं को सौंपा जाता था और उसको बनाने का काम जो है, कपड़े बनाने का काम जो है पुरुषों को सौंप दिया जाता था। और इनमें जो है कपड़ा बनाने के लिए जो है रंगने वाला कोई और होता था और छपाईदार कपड़ा जो होता था वो चप्पीगर नामक माहिर कारीगर ही करते थे। और इनसे व्यवसाय में लाखों का जो है भारतीयों को जो है रोजी रोटी का व्यवसाय हुआ करता था। लेकिन भारतीय कपड़ों का पतन हो जाता है। आखिर कौन सी ऐसी वजह होती है, बस सोचिए, आप उस टाइम में चले जाइए, एकदम सीधे उठिए और 17वीं शताब्दी में जाके बैठ जाइए। इतिहास यही है। जो भी नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, अगर इतिहास पढ़ना है तो अपने आप को इतिहास की जगह पे जाके डाल दो, तब इतिहास आपके लिए बच्चों का खेल है। मैं दावा और गारंटी के साथ में यहां से बोलता हूं आपको, और अगर आप मेरे सामने आ जाएंगेगा तो मैं प्रूफ करके भी आपको दे दूंगा। इतिहास सच में सबसे, यूपीएससी से लेके पीसीएस तक में सबसे एवरग्रीन और सबसे आसान है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, पढ़ाने वाला जो भी आपका होता है, चाहे कोई भी हो, वो चाहता ही नहीं है ना
कि आप इसको हल्के में लिया कीजिए, क्योंकि जब हल्के में लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बनेगा, और जब क्वेश्चन पूछेगा तो सामने वाले की हालत खराब हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या ये है। और वो दूसरा पॉइंट चाहता है कि आप पास ना करें, ताकि आप हमारी कोचिंग का हिस्सा बने रहें, भीड़ बने रहें, जिसको देख के नए लड़के फंसते रहें। लेकिन सच बताता हूं, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाता हूं, भूल जाइए, मैं नहीं पढ़ाता हूं, भूल जाइए, लेकिन अपने फीलिंग से और अपने जो अभी तक मैं ज्ञान अर्जित किया हूं, जितने समय मैंने इतिहास को दिया हूं, उस हिसाब से अगर कहा जाए तो अगर अपने आप को इतिहास में जिस दिन समा दिए, उस दिन इतिहास आपके लिए सबसे मजेदार सब्जेक्ट हो जाएगा, सबसे मजेदार। आप योद्धा अकबर देखते हैं ना, एक छोटी सी बात आपको कहानी सुनाता हूं डेमो से, आपको समझ में आ जाए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी है। योद्धा अकबर देखते हैं तो कितना इंटरेस्टिंग होता है, बहुत सारे लोग देखते हैं। आप जिस समय देखते हैं वो तो इंटरेस्टिंग होता ही होता है, उसके साथ साथ में लगता है अगला पीढ़ी सुजीत सर के आने वाला है, बस उसके इंतजार में रखते हैं। यही तो इतिहास है। बस अंतर यह है कि वहां जो डायरेक्टर है इसको बारीकी से पढ़ रहा है, समझ रहा है और पर्दे पे उतार रहा है। हम भी तो डायरेक्टर हैं, हम भी तो इसको पढ़ते हैं, हम भी तो इसको समझते हैं और फिर पर्दे पे उतार के आपको देते हैं। क्या इतिहास नहीं खराब लगता आपको पढ़ने में? नहीं समझ में आता? कोई बताए तो मुझे कि इतिहास नहीं समझ में आया। और अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट क्यों नहीं करते हैं? तब भी तो हम बताएंगे ना, तभी तो हम आपको समझाएंगे ना। हम पर्सनल गाइडेंस देने के लिए जरूरत है, मतलब आपके लिए कटिबद्ध है। आप पूछिए तो सही, लेकिन पहले पढ़िए। अगर मुझे पता चलेगा मैंने इसे एनसीईआरटी में बताया हूं, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जिंदगी में मैं नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता आप नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं। जो इंसान यहां नहीं समझ पाया वो हमसे पूछ के समझ लेगा, ये संभव है। एक तो पहले मेरे पास वक्त ही नहीं होता। खैर चलिए आते हैं, तो थोड़ा सा क्यों लगाइए और इतिहास में चलिए कि आखिर क्या वजह रहा कि भारतीय कपड़ों का पतन हो जाता है। ब्रिटिश में सूती कपड़ा उद्योग का विकास से भारतीय कपड़ों के उत्पादक पर कई तरह का असर पड़ना शुरू हो जाता। अब देखिए, थोड़ा सा बैक जाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब क्या हुआ, अब थोड़ा और एक डेमो देता हूं। डेमो से आपको एकदम पूरी तरीके से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप किसी आज से 10 साल 15 साल पहले चले जाइए। 15 साल की याददाश्त आपके अंदर है, मैं अगर कहूं दावे के साथ में तो 20 साल की याददाश्त आपके पास में है। उस टाइम में आप देखते होंगे कि गांव में बैलगाड़ी चलती थी, अब इवन शहरों में भी चलती थी, लेकिन कुछ कुछ छिटपुट जगह पे ट्रैक्टर चला करती थी। तो जब बैलगाड़ी चला करती थी तो काम देरी से होता था, लेकिन जो भी हो था, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ना शुरू हुआ। अब बैलगाड़ी कहां देखते हैं आप, मुझे बताइएगा। हाँ, अभी भी छोटे छोटे गांव में अभी भी हैं, क्योंकि सारे किसान करोड़पति लखपति नहीं हुए। कितने ऐसे किसान हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होता है, तो उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन अब आज के समय में 60 से 70% किसानों के पास में ट्रैक्टर हो गया, और ट्रैक्टर अगर नहीं भी है तो दूसरे के ट्रैक्टर से जुताई कर लेता है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ा तो बैलगाड़ी साइड धर गई, बैलगाड़ी का खेल खत्म हो गया। उसी तरीके से आपको मैंने पहले बताया था कि जिस तरीके से कपड़ा, भारतीय कपड़ा का जो है ब्रिटेन में इतना डिमांड पूरे यूरोप में हो गया था कि वहां की जो कंपनियां थी कपड़ा बनाने वाली, ऊन बनाने वाली, वो सारी की सारी परेशान हो गई थी। अब इसको देखते हुए कि किस तरीके से कंपटीशन किया जाए भारतीय कपड़ों से, तो उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। और आज मैं भी साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूं अपनी श्योर सक्सेस में। तो मैं हमेशा बोलता हूं किसी भी राष्ट्र को डेवलप होने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी जरूरी है, पॉलिटी जरूरी नहीं है, इकोनॉमी जरूरी नहीं है, वहां का कल्चर जरूरी नहीं है, जरूरी सब है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा जो लोगों की आवश्यकता की जननी है वो साइंस टेक्नोलॉजी है। जब तक साइंस टेक्नोलॉजी नहीं आएगा, उस देश का विकास, उस राज्य का विकास, उस शहर का विकास, उस कस्बे का विकास जिंदगी भर नहीं हो सकता। तो साइंस टेक्नोलॉजी मस्ट है। आ गया, स्थिति क्या हो गई, धीरे धीरे भारतीय कपड़ों का पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि अब वहां जो है इससे बढ़िया कपड़ा बनना शुरू हुए, इससे सस्ता में बनना शुरू हुए। तो यूरोप में जो है भारतीय कपड़ों का डिमांड खत्म होना शुरू हुआ। स्थिति जब भयावह हो गई तो फिर लोगों के पास में कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो करे क्या, तो धीरे धीरे इनकी स्थिति खराब हो गई। अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजार में ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़ों के मुकाबला करना पड़ रहा था। अब स्थिति हो गई कि मुकाबला करना पड़ रहा। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को जो है कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी जो है सीमा शुल्क थोप दिए थे। जो भारत से आने वाले कपड़े थे उस पर सीमा शुल्क इतना ज्यादा थोप दिया गया था, जिससे क्या समस्या बढ़ना शुरू हो गई। एक तो कंपटीशन वहां बढ़ गई, दूसरा जो है भारत से जो कपड़ा जा रहा है उस पर ब्रिटिश सरकार जो है इतना ज्यादा टैक्स, सीमा शुल्क डाल दिया गया, जिसकी वजह से है जो भारतीय कपड़ों का पतन होना शुरू हो गया। तो ये सब पॉइंट जब लिखिएगा ना तो औरों से अलग हो जाएगा। मेंस का ही तो पॉइंट है, कौन सा आप प्रीलिम्स का बता रहे हैं,
और यही सब क्वेश्चन तो पूछा जाता है। अब इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को जो है अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप परंपरागत बाजार से बाहर कर दिया। 19वीं सदी यानी 1800 के आते आते, शुरुआत में 1800 के आते आते क्या हुआ कि जो भारतीय कपड़ों का जो डिमांड था पारंपरिक बाजार से, उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इसी वजह से हमारे यहाँ हजारों बुनकर इस पे डिपेंड थे, लाखों जो लोग इससे कमाई कर रहे थे, वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार जो है बंगाल के बुनकरों पे पड़ी। ये चीज ध्यान रखना है आपको। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल को खरीदना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे भारतीय माल को खरीदना ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनी दोनों ने समाप्त कर दिया। उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों और पेशगी देना बंद कर दिया था। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार की गुहार लगाना शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्लीज सरकार, जो भी उसके मंत्री थे, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारी स्थिति बद से बदतर हो गई है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। हम भूखे मर जाएंगे। क्यों भाई, क्यों मरेंगे आप भूखे? तो 1823 की कहानी है। भारत की कंपनी सरकार को जो है 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला। उन्होंने कहा था कि हमारे पुरखों और हम लोग को कंपनी की पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनियों के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवार का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब औरंग खत्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग और हमारे परिवार के पास आजीविका का साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते हैं। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करता है और हमें कपड़े का ऑर्डर नहीं देता तो हम भूखे मर जाएंगे। और इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि अगर आप हमारी मदद सरकार नहीं करेगी तो हम भूखे मर जाएंगे, क्योंकि अब हमें दूसरा काम आता नहीं है करने। हमें विरासत में दूसरा काम कभी मिला भी नहीं और हमने अपनी पूरी जिंदगी सीखा भी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम भूखे मर जाएंगे। अब ये सब तो अखबार में आई थी, तो उसी की बातें हैं। अब यहां के बाद आगे, लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। असली मुसीबत तो आगे आने वाली थी। 1830 के दशक तक, ध्यान के 1830 के भारतीय बाजार जो है ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितने सूती कपड़ा पहनते थे, उनमें से 2/3 जो है ब्रिटेन का बना हुआ होता था। अब जो भी सूती कपड़ा भारत के पहनना शुरू किए थे, उसमें 2/3 जो थे वो ब्रिटेन का था। मतलब क्या, भारत के लोग भी अब भारत के सूती वस्त्र पहनने से नकारना शुरू कर दिए थे। तो स्थिति कहां जा सकती है, अंदाजा लगा लीजिए आप। इससे न केवल बुनकर बल्कि सूती काटने वाले की भी हालत खराब होना शुरू हो गई थी। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूती काट कर अपने आजीविका चला रही थी, वो सारे के सारी बेरोजगार हो गई। स्थिति इतनी भयावह पहुंच चुकी थी। लेकिन भारत में हथकरघों को होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों के कुछ किस्म जो है मशीन पर नहीं बन सकती थी। कपड़ों के कुछ ऐसे किस्म भी थे जो मशीन नहीं बना सकती थी। भला जटिल और मन भावन जो है किनारियों वाली साड़ी, परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीन पर कैसे बन सकते थे? इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफी जो है डिमांड थी, मांग थी। और ना ही ब्रिटेन के कपड़े मिलों में यह बेहद मोटा कपड़ा बनता था और ना भारतीय गरीब इसको पहनते थे। तो ऐसे कंडीशन में अभी भी थोड़ी सी उम्मीद जागी हुई थी कि कंपनी जो है कुछ ऐसी चीज है जो कि कपड़े में नहीं कर सकती है। सूती काटने में जो कोर होता है, अंतिम पार्ट जो होता, उसको नहीं कर पा रही थी। जो करने का काम था वो जो है बुनकर ही कर पा रहे थे। अब आगे चलिए, आपने पश्चिम भारत में स्थित सोलापुर, ध्यान रखिएगा, पश्चिम भारत में स्थित सोलापुर। अब थोड़ा मुझे कमेंट करके बताइए कि पश्चिम भारत यानी ये वाला इलाका में जो है सोलापुर है। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि सोलापुर है कहां, भारत के किस राज्य में है, ताकि मुझे पता चले कि वाकई में आप एनसीईआरटी को जी रहे हैं। दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा आपने। यह शहर 19वीं सदी के आखिरी में बुनकरों के लिए नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए थे। कौन सा? तो मदुरा। ध्यान रखिएगा, बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों को से आह्वान किया था कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और जो है हाथ से बुने कपड़े को ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। खादी जो थी वो क्या हो गई, राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। यानी अगर आप खादी पहनते हैं तो इसका मतलब है कि आपको राष्ट्र से प्रेम है।
अब चरखा भारत की पहचान बन गई। 1931 में उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में इसकी जगह बना दी। 1931 याद रखिएगा, अभी तक चक्र नहीं था, अभी तक जो था वो क्या था, वो चरखे यानी तिरंगे के बीच में चरखे का बना हुआ था। 1931 की कहानी चल रही है। अब देखिए यहां के बाद क्या होता है कि पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर या दक्षिण भारत में मदुरा, यहां का जिक्र आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो मैंने आपको बता दिया। 19वीं के आखिरी तक बुनकरों के नए महत्वपूर्ण केंद्र बन जाते हैं। उसके बाद जैसे ही राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता, महात्मा गांधी के नेतृत्व में इन्होंने सीधे कहे कि जो भी आयातित कपड़े हैं, जो भी ब्रिटेन से आ रहे हैं, सबका बहिष्कार करो और हाथ से कते हुए सूत और हाथ से बुने हुए कपड़े ही पहनो। और इसी तरह खादी और जो है वो राष्ट्रवाद का प्रतीक बनना शुरू हो जाता है। चरखा भारत की पहचान बन जाती है और 1931 में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे पे बीच में चरखा को रखा जाता है, एक जगह मिलता है। आइए देखें कि आजीविका के साधन गांव जो है, चूंकि बुनकरों और सूती काटने वाले का क्या हुआ होगा। अब देखना कि आजीविका के साधन गांव जो है, जो स्थिति लोगों का हुआ, बुनकर सूती काटने वालों को क्या हुआ, उसको देखने की कोशिश करते हैं। इनमें से बहुत सारे तो खेतीहर मजदूर बन गए। जो भी बुनकर थे जिनकी स्थिति खराब होना शुरू हो गई, तो बहुत सारे जो थे वो तो खेतीहर मजदूर बन गए। कुछ काम की तलाश में जो है शहरों की तरफ चल दिए। बहुत से देश के बाहर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बंबई, जो कि अब मुंबई के नाम से है, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर में खुले गए कपड़ा जो कारखाने थे उनमें नौकरी मिल गई। मतलब जो बुनकर थे, स्थिति इनकी इतनी काफी खराब हो गई कि इन अपने आजीविका चलाने के लिए, 2 वक्त की रोटी को कमाने के लिए इन्होंने क्या किया कि कुछ तो गांव की तरफ जाना शुरू किए और मजदूर बन गए, खेतीहर मजदूर। कुछ लोग ऐसे थे जो शहरों की ओर जो है काम की तलाश में चल दिए। कुछ लोग तो है अपने देश से दूसरे देश, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने पे मजबूर हो गए। कुछ लोग हथकरघा बुनकर जो थे वो मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, कानपुर में जो खोले गए कपड़ा कारखाना थे उनमें नौकरी करने पे मजबूर हो गए। अब सूती कपड़े मिलों का उदय कैसे होता है, इसको थोड़ा सा अब हम आगे समझते हैं। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित हुई थी। यही तो क्वेश्चन पूछता, कई बार क्वेश्चन पूछा, जाके देख लीजिए पीसीएस में, खोलिए पीसीएस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यहीं से तो क्वेश्चन पूछा गया। क्यों आपको याद नहीं है? सूती कपड़ा की कहानी चल रही है, मुंबई में इसकी कंपनी जो है कारखाना खोली गई, 1854 में शुरू हो गई है। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत और इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बंबई की जो महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था और भारतीय पश्चिम भारत के काली मिट्टी में होने वाले विशाल पट्टी के काफी निकट था, जहां कपास की खेती की जाती थी, जहां सूती कपड़ों के मिल की स्थापना हो चुकी थी, वहीं कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। अब यहां पे एक छोटी सी बात आपको बताता हूं और बड़ी बारीकी से मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिए। दिन दुनिया पूरी तरीके से भूल जाइए कि आप इस वक्त मेरे सामने बैठी हुई हो, सिर्फ मैं हूं और आप हो, दोनों सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। अब देखिए, आपको मैंने बताया था, याद कीजिए कि नील की जो है खेती करना शुरू हुए। तो अगर नील की खेती बंगाल में शुरू होती है या बिहार के चंपारण में शुरू होती है, तो क्या इसकी कंपनी जो है वो क्या इसकी कंपनी पंजाब में खुलेगी? आपको लगता है ऐसा? आप मुझे जवाब दीजिए कि नील की खेती हो रही है बंगाल में और बिहार में, तो हो सकता है इसके बीच में खोली जाएगी कंपनी, या हो सकता है बंगाल में खोली जाए या फिर बिहार में खोली जाए। लेकिन यह पंजाब कैसे हो सकता है सर? इतना दूर तक उस टाइम में जहां कोई साधन है, जहां कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वैसे कंडीशन में तो जहां जिसकी उत्पादन होगा वही खोला जाएगा। यह चीज क्लियर हो रहा होगा। यानी कंपनी कहां लगेगी? या तो बंगाल में या फिर बिहार में, बिहार के चंपारण में, वही होता भी है। उसी तरीके से अब आते हैं कपड़ा की सूती मिल में। कपड़ा कहां से मिलेगा? कपास की खेती से मिलेगी। कपास की खेती कहां पे होती है? सबसे ज्यादा भारत में आज भी अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में होती है, क्योंकि वहां पे काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत बेहतरीन होती है, जो कि ज्योग्राफी में जब हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, सब कुछ जुड़ा हुआ है एनसीईआरटी से। अगर एक बार पकड़ लिए ना तो रटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब आप जिंदगी में भूलिएगा। अब जैसे ही आपको लगेगा अच्छा सूती कपड़ा, सुजीत सर तो बताए थे कि यार सबसे जो है सूती कपड़ा बनता किससे है भाई, पता करो। अच्छा, कपास से। कपास तो सुजीत सर बताए थे कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है, और वजह क्या है? क्योंकि काली मिट्टी है। जब काली मिट्टी है तो कपास की खेती ज्यादा होगा, और जब कपास की खेती ज्यादा होगा तो कंपनी कहां खोली जाएगी?
महाराष्ट्र में, ऐसा थोड़ी कि बिहार में कंपनी खोली जाएगी, नहीं जी, महाराष्ट्र में खोली जाएगी। तो आज के बाद रखना बंद बंबई में स्थापित होगी। अब बंबई में क्यों हुई? क्योंकि बंबई में बंदरगाह थी जहां से आसानी से जो हिंदुस्तान है वहां के जो भी कपास की खेती होती थी वो इकट्ठा किया जा सकता माल, और चाइना का भी पास से लाया जा सकता है, बंदर का भी। तो बंबई में स्थापित होगी। बताइए कौन सा साइंस टेक है जो आपको रटना पड़ रहा? कौन बता दिया आपको रटना पड़ेगा? कहां है रटने का? क्यों आप डरते हैं हिस्ट्री से? इसीलिए कि उसका सिलेबस जो है इतना बड़ा दिया गया है। बड़ा सिलेबस नहीं है, बल्कि डिटेल से आपके सामने रखा गया हिस्ट्री को। बाकी कोई सब्जेक्ट में इतनी पावर नहीं है कि उसको डिटेल से रखा जाए। किसी भी सब्जेक्ट को लीजिए, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, और मैं ये नहीं करूंगा जबरदस्ती आपको हिस्ट्री लेने के लिए, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हिस्ट्री से आपको डर लग रहा है तो आपको जीएस में उसमें वॉर करना होगा, आपको प्रीलिम्स में वॉर करना होगा, आपको इंटरव्यू में जाना होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप भाग जाइएगा हिस्ट्री से, और भाग जाइएगा तो आपके साथ क्या होने वाला पता भी है क्या? वनडे कंपटीशन में आज ऐसी स्थिति हो गई हिस्ट्री की कि हिस्ट्री डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट होगा कि बाहर का रास्ता डिसाइड हो जाएगा। तो अगर इस सीरीज को देख रहे हैं तो डिसाइड कर लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीईआरटी कह रहा है और आयोग का दिमाग पकड़ रहा है। बस यही सिंपल चीज है। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हिस्ट्री जो है ऐसा है, तोप है, वो है, कुछ नहीं है। बस सारा खेल है पढ़ाने वाले पे, और उससे बड़ा खेल है आपको पकड़ने का है। चलिए ये देखिए सूती कंपनी किस तरीके से हो रहा है। थोड़ा सा उस जमाने का एक बार फिगर थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि आपको भी देखिए, थोड़ा देखिए किस तरीके से है। अब आते हैं आगे की कहानी। सन 1900 तक आते आते बंबई में 84 मिलें जो है कपड़े की मिलें चालू हो चुकी थी। सन 1900 आते आते अब जो है बंबई में पहले एक थी, शुरुआत हुई थी, और धीरे धीरे 1900 आते आते जो है 84 कपड़े मिल शुरू हो गई थी। क्लियर हो रही है? इनमें बहुत सारी मिलें जो है पारसी गुजराती व्यवसाय ने खोली थी, जो कि चीन के साथ व्यापार के जरिए काफी पैसा कमा चुके थे। कौन कौन? तो पारसी और गुजराती, ये दोनों के दोनों जो है व्यापार सबसे ज्यादा करते थे। और आज भी गुजरातियों का व्यापार जो है माशाल्लाह सबसे बेहतरीन है। और आज पूरा का पूरा गुजरात जो है सो व्यापार वाणिज्य पे ही टिका हुआ सबसे ज्यादा। खैर यहां पे पारसी और गुजराती थोड़ा सा ट्रिक के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान दूसरे शहर से भी कई कारखाने यहां पे खोले गए। अब धीरे धीरे कारखाना खोलना शुरू हो गया। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। बंबई के बाद में दूसरा कारखाना कहां हो रहा है? अहमदाबाद में खोला जा रहा है। और जिस समय की कहानी आपको मैं बता रहा हूं उस समय पूरा का पूरा जो आप कह रहे हैं बंबई और अहमदाबाद इक्वल था। ये तो पता है ना? ये नहीं पता है आपको? ये पूरा गुजरात और महाराष्ट्र इक्वल एक ही क्षेत्र में था। वैसे ही जैसे बिहार और झारखंड था, वैसे ही जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश था, आज वो अलग हो गया है। क्लियर? अब आते पहला कारखाना 1861 में खुल गया था। इसके अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुलना शुरू हुआ। अब सीधे पश्चिम भारत के साथ साथ में अब सीधे कहां पे आ गए हैं? उत्तर पूर्वी भारत में आ गए हैं। वहां कानपुर में जाके एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़त के संख्या जो है बढ़ना शुरू हुई, मजदूरों की मांग भी बढ़ना शुरू हुई। जो लोग बेरोजगार हो गए थे, एक वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर रहे थे, अब उनको जो है नौकरियां मिलना शुरू हो गई। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतीहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगना शुरू हो गए, और आज जो है धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया। आज जब कोरोना स्थिति आ गई है तो सबसे ज्यादा लोग जो बाहर से प्रवासी मजदूर बन के आए वो कहां के लोग थे? बिहार के लोग थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे, मध्य प्रदेश के लोग थे, झारखंड के लोग थे सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां पे स्थिति बहुत खराब है। यहां पे कंपनियां नहीं है, जिसकी वजह से इनको अपना राज्य, अपना गांव छोड़ के कहां जाना पड़ता है? किसी दूसरे राज्य में जाके वहां पे नौकरियां करनी पड़ती है। यहां भी वही स्थिति हुई। अब गांव से लोग जो है अपनी काम छोड़ छोड़ के शहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। अब आगे, अब यहां से आगे प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता। शुरुआती में सबसे पहली समस्या तो यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों के मुकाबला करना पड़ता था। अब देखिए क्वेश्चन भी आपसे मैंने पूछा हूं, यही उसका जवाब है। अगर एक बार आप पढ़ लिए तो फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप लेक्चर सुनते हैं तो अपने आप से वादा कर लीजिए कि मैं एक बार लेक्चर को सुनूंगी और दिल से सुनूंगी, आत्मा लगा के सुनूंगी, इसकी हर एक एक बात को दिल के अंदर जाने दूंगी। कमाल करना शुरू हो जाएगा। वरना 10 बार भी पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, दिमाग में नहीं रहेगा। सबसे पहले इस बच्चे को बता दीजिए कि मैं पढ़ रही हूं और एक बार पढ़ूंगी और दिल से पढ़ूंगी।
ज्यादातर देशों में सरकारें जो है आयातित वस्तुओं की सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देशों के जो है नवजात उद्योग को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय बाजार में स्थानीय उद्योग आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्तु उत्पादन की जो सबसे पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई थी। अब जरा मुझे यह बता दीजिए आप कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। बस मैं आपको बताता हूं 1914 में शुरू हुआ था, बस इसकी अंतिम कब हुई थी वो मुझे बता दीजिए ताकि मुझे पता चले कि सच में आप एनसीईआरटी पढ़ते हो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिखाई दिया जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफी कमी आ गई और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय बाजार के कपड़े के उत्पादन की मांग जो है बढ़ने लगे। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या हुआ यहां पे कि सबसे पहली समस्या जो था कि ब्रिटेन से आयातित जो कपड़े होते थे उनसे कंपटीशन करना था, उनसे सस्ता करना था, तभी तो लोग लेते। एक तो ये समस्या थी और दूसरी बड़ी समस्या थी कि किसी भी देश में क्या होता था, जो भी मान लीजिए कि हिंदुस्तान में जो है कपड़े का उत्पादन है और दूसरे देश से अगर कपड़े आ रहे हैं तो उस पर जो है आयातित शुल्क जो है ज्यादा लगा दिया जाए। आयातित शुल्क जब ज्यादा लग जाएगा तो उस वस्तु का जो हमारे देश में आने का मांग जो होगा वो जो है डिमांड सो कीमत जो होगा वो बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जाएगा 10 रुपया में एक जगह जो है वही चीज मिल रही है जो कि 4 रुपये में मिल रही है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है। तो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि 10 रुपए वाली चीज खरीदिएगा या 4 रुपए वाली चीज खरीदिएगा। जाहिर सी बात है 4 रुपए वाली चीज। सेम कंडीशन ये थी, दूसरे देश में ये थी कि अगर हिंदुस्तान से कपड़ा आ रहा है ब्रिटेन में तो सीमा शुल्क लगा दो और इसकी कीमत इतना बढ़ा दो कि ब्रिटेन में कपड़ा चले ही नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि अगर इसको डेवलप करना था तो सरकार को चाहिए थी कि आयातित शुल्क लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसी समय में समय बदलता है और प्रथम विश्व युद्ध होता है। उसके बाद कपड़े का डिमांड, सैनिकों के कपड़े की डिमांड बढ़ती है और तब जो है इनकी जो नजर पड़ती है वो भारत की तरफ पड़ती है और फिर उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है टीपू सुल्तान के तलवार और बुटीज स्टील। अब आते हैं जो है लौह उत्पादन पे, स्टील पे आते हैं। कपड़ा पूरी तरीके से समझा दिए, अब लौह पे आते हैं। भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान से, ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया था। 1799 जब तक जिंदा रहे तब तक कोई इसका कुछ नहीं उखाड़ पाया अंग्रेज, जिनके मरने के बाद ही अंग्रेज वहां राज कर सके। अंग्रेजों से 4 लड़ाई लड़ी और हाथ में तलवार लिए लिए लड़ते मारे गए थे और अंतिम दम तक 4 लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों से टीपू ने 4 लड़ाई लड़ी थी और इनके पिता ने हैदर अली ने भी लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद इनके पुत्र टीपू ने भी लड़ा था 4 लड़ाई और मरते मरते जो है हाथ में तलवार लिए रहे। टीपू की विश्वविख्यात तलवार आज भी इंग्लैंड के संग्रहालय में बहुमूल्य संपत्ति है। आज भी अगर इंग्लैंड आपको कभी जाने का मौका मिलेगा तो उसके संग्रहालय में यह तलवार जो है सुरक्षित बहुमूल्य संपत्ति रखी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टीपू सुल्तान की तलवार इतनी खास क्यों थी? आखिर क्या वजह थी कि टीपू की तलवार इतनी जो है खास थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन को लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। समझिए इतनी धार थी कि अगर लोहे का भी कवच आप पहने हुए हैं तो अगर इस तलवार से मारेंगे तो लोहा कट के आपके शरीर के 2 टुकड़े कर दे। अंदाजा लगाइए कि इसकी धार कैसी होती होगी। अगर हल्का सा टच कर जाए तो आपकी गर्दन को आपके शरीर से बाहर निकाल देगा। इतनी धार थी। वह दुश्मनों के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी और इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली बुटीज नामक स्टील से पैदा हुई थी। कार्बन की अधिक मात्रा वाली एक बुटीज नामक स्टील थी। बुटीज याद रखिएगा, बुटीज नामक स्टील थी जिससे यह पैदा हुई थी, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस बुटीज स्टील की तलवार बहुत पैनी और लहरदार होती थी, जिनकी बनावट जो होती थी लोहे के गरे कार्बन और बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। और खासियत यह थी कि उसकी तलवार में कार्बन और बुटीज के स्टील से बना हुआ होता था। इतनी पैनी, इतनी चमकदार होती थी ना कि चलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब उसकी तलवार दिखता था ना तो दुश्मन की हालत खराब हो जाती थी। 4 युद्ध लड़े और जब तक जिंदा रहे 1799 तक, तब तक किसी ने कुछ नहीं उखाड़ पाया इसके। चाहे वो निजाम हो, अंग्रेज हो, मराठा हो, तीनों साथ लड़े लेकिन तीनों ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। 1799 में जब टीपू ने अंतिम सांस ली उसके बाद ही अंग्रेज फिर यहां राज मैसूर पे करना शुरू कर दिए।
टीपू सुल्तान की मृत्यु के एक साल के बाद, यानी कि 1799 में मरते हैं, 1800 में एक साल के बाद मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी बुकनान, एक फ्रांसीसी बुकनान थे जो कि यात्रा करने से इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर के सैकड़ों प्रगलन भट्टियां बूटीज स्टील की इस तरह से बनाया जाता था कि इन भट्टियों में लोहे को जो है काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी के छोटे छोटे हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रागलन इस्पात जो होता था वो सिल्लियां तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारतीय बल्कि पश्चिम और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने का इस्तेमाल किया जाता था। कहने का मतलब एक साल के बाद जब मैसूर की यात्रा के लिए फ्रांसीसी बुकनान ने यह ब्यौरा दिया था कि मैसूर में सैकड़ों प्रगलन भट्टियां, तो प्रगलन मतलब क्या है, किसी भी चीज को गला देना, किसी भी वस्तु को क्या करना, गला देना, खास करके जो है लोहा और इस्पात को। लाखों भट्टियां थी उसे, सैकड़ों भट्टियां थी और बूटीज स्टील इसी तरीके से जो है वहां पे बनाया जाता, बूटेल स्टील को बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को जो है काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टियों के छोटे छोटे हांडियों में रख दिया जाता था, मिट्टियों के जो छोटे छोटे हांडी है उसमें रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए जो है इस पे सिल्लियां तैयार कर लिए जाते थे और पश्चिम जो ये, बल्कि पश्चिम ही नहीं मध्य एशिया तक तलवार बनाने का काम जो है इस्तेमाल किया जाता था। अब आते हैं आगे। बुटेज असल में जो है कन्नड़ शब्द जो है उक्लू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल और मलयालम शब्द जो है उरुक्कू, यानी कि स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप था। क्लियर। अब आगे आते हैं। भारतीय बूटीज स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया था। बूटीज स्टील जो थी यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली और विद्युत चुंबक का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे जो थे भारतीय बूटीज स्टील की विशेषताओं का 4 साल यानी 1818 से 1822 तक अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित बूटीज स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य आते आते पूरी तरीके से लुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ होगा? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ यहां का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों के द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात के स्थान पर इंग्लैंड से आए लोहे और इस्तेमाल ले लिया। अब धीरे धीरे क्या होता है कि इसी टाइम में जब विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली तथा विद्युत चुंबक के आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे की बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय बूटीज स्टील की विशेषताओं को 4 साल तक अध्ययन किया था। 4 साल तक 1822 से 1828 से 1822 4 साल तक जो है माइकल फैराडे ने अध्ययन किया और भारत में इतनी प्रचलित जो बूट्स स्टील निर्माण प्रक्रिया थी 19वीं सदी, ध्यान रखिए 19वीं सदी के मध्य तक यानी 1850 तक आते आते क्या हुआ, यह लुप्त हो चुकी थी। यह पूरी तरीके से क्या हो गई, लुप्त हो गई थी। और ऐसा क्यों हुआ? कभी आपने सोचा भारत पर जब अंग्रेजों का जीत हुआ तो यहां से तलवार और हथियार उद्योग जो है धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो गया था और इसके जगह पे जो है इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने इसका जगह ले लिया। अब गांव की उजरी भट्टियां, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बूटीज स्टील उत्पादन के लिए लोहे के इस्तेमाल की बेहद परिष्कृत तकनीक जो थी वो जरूरत थी, परंतु भारत की 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक समान गतिविधियां थी। खासतौर पर बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसा प्रगलक कारीगर थे जो लोहे बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे और इसी लोहे से कारखानों दैनिक इस्तेमाल औजार और साधन जो है बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियां मिट्टी और धूप की सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। जो भट्टियां होती थी, भट्टियां मिट्टी और धूप से सुखाई हुई ईंटों की बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे। जो ये प्रगलन का काम जो होता था वो पुरुष करते थे, जबकि महिला धौकनी चलाती थी। वे कोयला के लगातार दहकने के लिए हवा देती थी। कहने का मतलब धीरे धीरे जो है उत्पादन परिशोध जो है तकनीक जरूरी थी। अब भारत में 19वीं सदी के अंत तक जो है लोहे का प्रगलन एक समान गतिविधि जो थी 19वीं सदी तक आते आते खासतौर पर बिहार और मध्य भारत के हर एक जिला में ऐसे प्रगलक कारीगर थे जो कि लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क को स्थानीय भंडार का इस्तेमाल करते थे। अब धीरे धीरे जो है ज़्यादातर जो यहाँ पे भट्टियाँ बनाई जाती थी मिट्टी और धूप से सुखाई हुई ईंट के बनाए जाते थे। प्रगलन का काम जो होता था वो पुरुष करते थे, जबकि महिला जो है धौकनी चलाती थी और वे कोयला को लगातार जो है दहकाने के लिए हवा देती थी। जो कोयला को दहकने के लिए हवा देना शुरू करती थी। यहाँ देख ले सकते हैं
देखिए किस तरीके से उस टाइम का। अब 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे का प्रागलन का हुनर जो है समाप्त हो जाता है, यानी कि 1899 आते आते जो है 19वीं सदी के अंत तक आते आते जो होता है समाप्त होना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर गांव में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी, भट्टी पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह तो एक वन कानून ही थे। इसकी सबसे बड़ी वजह जो थी, सबसे पहली वो वन कानून थे, जिसके बारे में आप अध्याय 4 में मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोहे का प्रवेश पर पाबंद लगा दिया, औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोहे का जो है गलती से निकल गया, लोगों का जो है प्रवेश पूरी तरीके से बंद कर दिया। अभी मैं बता रहा हूं आपको। तो लोहे को बनाने वाले कोयले के लिए भला लकड़ी कहां से मिलती और लोहे अयस्क को कहां से लाए जा सकते थे? वन कानून को नजरअंदाज करते हुए अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ियां इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल उसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगर ने यह पेशा छोड़ दिया और आजीविका दूसरे साधन कर दिए। मतलब क्या है, अब इस कंपनी को चलाने के लिए जरूरत पड़ती थी लकड़ियों की, भट्टियों की, जंगलों की, जहां से कोयला बनाया जा सके। लेकिन वहां आपको पहले ही चौथे अध्याय में बता दिया था कि जब दीकू की बात हो रही थी, आदिवासी की, मुंडा की बात हो रही थी, तब धीरे धीरे क्या हुआ था, इन्होंने एक कानून ला दिया और कानून लगा के ये बता दिया गया कि जो जंगल है वो सरकार का क्या है, एक जो है विरासत है, सरकार की ये संपत्ति है। इसमें जाने से पहले आपको परमिशन लेना होगा, लेकिन आप अपने मन से नहीं जा सकते हैं। तो कानून लग जाने से समस्या बढ़ती गई और बहुत दिनों तक चोरी छिपी काम चलता रहा। लेकिन कब तक चलता चोरी छिपी काम? धीरे धीरे फाइनली जो है ये समाप्त हो जाता है और ये बहुत सारे कारीगर जो है इसको छोड़ देते हैं और आजीविका के दूसरे साधन की तलाश में शुरू कर देते हैं। क्लियर? कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पे जंगलों में आवाजाही के लिए जो है पूरी तरीके से छूट दे दिया गया था। लेकिन प्रागलकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय जो है गिर जाती थी। छूट तो कुछ ऐसे वन क्षेत्र थे जहां दे दिया जाता था, लेकिन जो प्रागलक थे जो कि ये बना रहे थे लोहा, उनमें प्रॉब्लम ये समस्या आ गई थी कि इनसे इतना ज्यादा कर वसूला जा रहा था कि ये दे नहीं पा रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में इनकी आय जो है गिरना शुरू हो गया और 19वीं सदी के आखिरी तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होना शुरू हो गया था। ये सारा पूरी स्ट्रेटेजी के तहत ही हो रहा था। आप एक तरफ में क्या कर रहे हैं, पहले जो है एक कानून ला रहे हैं जंगलों के लिए कि सरकार की संपत्ति करके रोक दे रहे हैं, दूसरा जो है इस पे शुल्क लगाना शुरू कर देते हैं, तीसरा जो है आप मजदूरों पे जो है उनकी पूरे तरीके से उन पे जो है कर लगाना शुरू कर देते हैं। जो भारी भरकम कर है वो नहीं चुका पाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, ये अपनी आजीविका को छोड़ देते हैं और दूसरे साधन की ओर जाना शुरू कर देते हैं। और इसी दरमियान जो है ब्रिटिश से आने वाले लोहा जो है यहाँ अपना स्थान शुरू कर देती है लेना। भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन और औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करना लगे थे। इसकी वजह से स्थानीय प्रागलकों के द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होना शुरू हो जाती है और 20वीं सदी के शुरुआत तक लोहे और इस्तेमाल बनाने वाली कारीगर के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती जो है आके सामने खड़ी हो जाती है। क्लियर? अब यहां के बाद आगे भारत में लोहा और इस्पात कारखाना का उदय कैसे होता है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। साल 1904 की बात है, सीधे कहां चले गए, 20वीं शताब्दी में आ गए हैं। अब आ रहे हैं लोहा और इस्पात कारखाना का उदय कैसे होता है। 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे यानी कि दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडार की खोजबीन करते हुए घूम रहे थे। वे भारत के एक आधुनिक लौह और इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडार की तलाश में कई महीनों से काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत के बड़े लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन
इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लोहा अयस्क भंडार का पता लगाया जाए। कहने का मतलब अब जो है 1904 की बात शुरू हो गई। अब किसी भी हालत में जो है सो लोहे की कारखाना शुरू किया जाए हिंदुस्तान में। तो इसके लिए जो है अमेरिका के भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड को बुलाया जाता है और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे जो हैं, जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे दोराबजी टाटा, और ये जमशेदजी के नाम से ही जमशेदपुर शहर को बसाया गया टाटा स्टील कंपनी को। अब दोराजी जो है टाटा छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क के भंडार की खोजबीन के लिए घूमना शुरू करते हैं, निकल जाते हैं, खोजबीन करते हैं, काफ़ी अच्छे समय तक खोजते हैं, बहुत अधिक तक पैसा भी खर्च कर चुके होते हैं। जमशेदपुर टाटा जो है भारी भरकम अपना भाग खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। अब आगे एक दिन कई घंटे तक जंगलों की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराजी, ध्यान रखिएगा दोराबजी वेल्ड जो कि अमेरिकी भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने और दोराजी ने एक छोटे से गांव जा पहुंचते हैं। कई घंटे तक जंगल के खाक चलते एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। वहां उसने देखा कि कुछ स्त्रियां पुरुष जो है टोकरियों में भरकर लोह अयस्क ले जा रही थी, टोकरी में भरकर लोह अयस्क ले जाती थी, और ये अंगड़िया समुदाय के लोग थे। ध्यान रखिएगा अंगड़िया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि ये अयस्क कहां से लाए हैं तो उन्हें दूर स्थित पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर के बाद थक कर उस पहाड़ी के पास जा पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वह मिल चुकी है। रजहारा पहाड़ी, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा प्रीलिम्स के लिए। रजहारा पहाड़ी दुनिया का सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडार में से एक है। अब आप हमें यह बताइए कि रजहारा पहाड़ी जो है वो भारत के कौन से राज्य में है, पहले बताइए, आगे तो मैं बताऊंगा, अभी बता दीजिए वीडियो पॉज करके। लेकिन वहां एक परेशानी थी, वहां सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था, लिहाजा कारखाना लगाने के सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगड़िया समुदाय के लोग ने ही लौह अयस्क का एक स्रोत ढूंढने में मदद दी। कौन? तो ध्यान रखिएगा अगड़िया समुदाय ने मदद की, और जहां के बाद भिलाई स्टील संयंत्र को जो है अयस्क की आपूर्ति की जाती है। कुछ साल बाद सुवर्णरेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर जो है इसके लिए जगह बनाई गई है। अब एक मिनट, अब क्या होता है कि कुछ साल के बाद तलाश रहती है कि भाई जहां पे हमें मिला है लोह अयस्क वहां तो सूखा है, अगर सूखा तो वहां कंपनियां लगेंगी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में अब सबसे बड़ी समस्या होती है कि कंपनी स्थापित कहां किया जाए। जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल तो इनको मिल गया था, अब कंपनी स्थापित करने के लिए एक चैलेंज बना हुआ था। तो ऐसे कंडीशन में इन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो क्या काम किया कि कुछ साल के बाद जो देखा गया कि स्वर्ण रेखा जो तट थी, स्वर्ण नदी जो है उसके तट पे बहुत सारे जंगल को साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई, और यहीं पे जो है जमशेदपुर बसा हुआ है। इस शहर को जो है जमशेदपुर का नाम दिया गया, और इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था, जहां टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा था। 1904 में शुरुआत हुई थी ढूंढने की, और 1912 8 साल के अंदर ही जो है टाटा स्टील कंपनी का प्लांट बनके तैयार हो गया। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई, 19वीं सदी में भारत, देखिए यही थी कंपनी, एक बार देख लीजिए कंपनी को। आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे का विस्तार की जगह से ब्रिटेन में बनी पटरियों, ध्यान रखिएगा ब्रिटेन में बनी पटरियों को यहां पर भारी मांग थी। काफी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में सर्वश्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। काफी समय से यह मानने के लिए तैयार नहीं थे, पर जब तक टिस्को की स्थापना हुई हालत बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अब क्लियर हो गया, जब स्थिति सुधरना शुरू होती है टिस्को की, 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत से आने वाले जो ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई, और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गई। अब भारतीय रेलवे जो है टिस्को पर डिपेंडेंट हो गई। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोले
और खोल रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम जो है सौंप दिया गया। और 1919 तक की स्थिति यह हो गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात का औपनिवेशीकरण सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीतता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। सूती कपड़ों की तरह लौह इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी से शुरू हो गया जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगी थी। कहने का मतलब धीरे धीरे क्या होता है, ये शुरुआत होना शुरू हो जाती है, लेकिन अभी भी जो रेल की पटरियों के लिए जो है ब्रिटेन से आने वाले लोहा उसी पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन इसी बीच 1914 में जो है विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और विश्व युद्ध 1-2 दिन के लिए नहीं चलता, बल्कि 4 सालों के लिए चलता। 1918 तक चलता, 14 से 18 तक, तो एक लंबे समय तक हो जाता है। तो 1919 तक आते आते ऐसी स्थिति बन जाती है कि सारा का सारा 90% जो इस्पात है उपनिवेशिक सरकार ही इसका क्या करती है, टिस्को का खरीद लेती है। जैसे जैसे बीता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बनके तैयार हो जाती है। अब आगे औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। यह बदलाव सबसे पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया, सरकारी संरक्षण की मांगें बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष तक ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशक तक इनमें बहुत सारी मांगें मानने पड़ गई। धीरे धीरे क्या हुआ, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा शुरू हो जाता है। और यह बदलाव विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाते हैं, उसके बाद औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता चला जाता है। सरकार की संरक्षण की जो भी मांगे मांग दी जाती है, वो सारी की सारी मांगे जो है सरकार देने पे मजबूर हो जाती है। अब आगे जापान में औद्योगिकरण की शुरुआत पर का साल जो था, यह है, इसको जरूरत नहीं पढ़ने की, बस यहीं तक होती है, मांगना शुरू कर देता। तो यही था पूरा का पूरा बुनकर यानी कपड़ा उद्योग, लोहा इस्पात को हमने पूरी तरीके से डिटेल से आपको अब बता दिया। यहां के बाद अगर क्वेश्चन चाहे प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो, यहां से निकल के आएगा तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि दुनिया में किसी का भी गलत हो जाए, जितने भी कंपटीशन में बच्चे बैठते हैं सबका गलत हो जाए, लेकिन मैं आपसे उम्मीद इतना जरूर करता हूं, आपसे डिजर्व मैं करता हूं कि आपका गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आपका गलत हो रहा है तो इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी जिंदगी के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में और अपने भगवान के साथ में आप मजाक कर रहे हैं। अगर आप मजाक कर रहे हैं तो मजाक के पात्र बनने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग वीडियो है और इस चैलेंजिंग वीडियो में बहुत सारी गलतियां हमसे भी हो जाती है बोलने के दरमियान ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ज़रूर आप माफ़ कर देंगे, क्योंकि फिर मैं उसे सुधार जरूर लेता हूं। तो ये जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपा, हम इस जिम्मेदारी को पूरे अच्छे तरीके से अपने ऊपर लेके इसको निभा रहे हैं। लेकिन आपकी भी तो एक जिम्मेदारी है कि आप कमेंट कीजिए। कहाँ कमेंट करते हैं आप, कहाँ आप बताते हैं कैसा सुधार आपकी ज़िंदगी में हो रहा। थैंक यू, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, इससे कैसे पता चलेगा आपकी ज़िंदगी में क्या सुधार हुआ? अगर मैं आपको बोलूँ तो क्या पता चलेगा क्या? तनिक सोच के देखिए। आप जब मुझे देखते होंगे कि रिप्लाई मैं देता हूं तो किस तरीके से देता हूं, जिसका जैसा कमेंट होता है उसका वैसा रिप्लाई मिलता है उसको। आप अपने दिल की बात क्यों नहीं शेयर करते हैं हमसे? अगर हमसे ना कीजिएगा तो किससे कीजिएगा? आपकी हर प्रॉब्लम का मैं दवा हूं, बस प्रॉब्लम बोलने की तो कोशिश कीजिए। चाहे वहां बोलिए या फिर 7667574771 पे व्हाट्सअप कर दीजिए। कॉल नहीं रिसीव कर पाता हूं क्योंकि इतना थका होता हूं ना, सबका कॉल नहीं रिसीव कर पाता हूं। और आप मुझसे दुश्मनी कर लेते हैं कि सुजीत सर आजकल आपका नाम बढ़ने लग गया, सब्सक्राइबर बढ़ गया, तो आप आजकल हमको नज़रअंदाज करते हैं। नाम बढ़ने लगा, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे तो लोगों का कॉल भी तो बढ़ने लग गया, मैं सबका कैसे अटेंड करूं? लेकिन आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया ना। और व्हाट्सअप जब आप करते हैं तो बोलते हैं हेलो। हेलो का मतलब क्या होता? आप अपना नाम बताइए ना, आप किस डिस्ट्रिक्ट में वो बताइए ना, आप अपनी प्रॉब्लम रखिए ना। हेलो गुड मॉर्निंग से क्या मैं जवाब दूं आपको? ऐसे ऐसे हजारों जो कमेंट है व्हाट्सएप पे रखे पड़े हुए हैं, मैं तो कभी जिंदगी में ना देखता हूं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर मेरी बात को समझ गए होंगे, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। शायद कोई गांव में, कोई कस्बे में कोई गरीब का बेटा या बिटिया रानी पढ़ रही होगी, लेकिन उम्मीद उसका नहीं जग रहा होगा। अगर इस वीडियो को दे दीजिएगा तो हमारे और आपके प्रति उसे ज़रूर उम्मीद जग जाएगी। थैंक यू, नमस्कार।